हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो है रिकॉर्ड कर दिया है। लेक्चर 4 और लेक्चर 3 बीच के 3 और 4 लेक्चर अभी हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया और अपलोड भी नहीं किया। अभी वो थोड़े टाइम के लिए पॉज अप है बिकॉज उसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टॉपिक। सो अभी हम लेक्चर 5 कर रहे हैं एंड इस रिकॉर्डिंग का नाम हम लेक्चर 5 ही रखेंगे इंस्टेड ऑफ लेक्चर 3। ठीक है। सबसे पहले लेक्चर 5 हम पढ़ेंगे। लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन। सो ये टॉपिक है हीट ऑफ ट्रांजिशन। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले ये पढ़ा था कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता क्या है। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक जैसे कि कोई एक रिएक्टेंट है और वो उसको बैलेंस करना है एंड वो प्रोडक्ट में उसके कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा है तो उससे हम रिएक्टेंट कैसे बना रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हमने देखी थी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में, जिसे हम हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा था कि एंडोथर्मिक के लिए हम पॉजिटिव का साइन यूज़ करते हैं और एक्सो के लिए हम नेगेटिव का, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज आउट होती है। ऑलराइट। फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस कुछ करी थी, जिसमें सबसे पहले था हीट ऑफ फॉर्मेशन। कैसे हम जो अपने कोई भी कंपाउंड है, जो भी मोल हमें गिवन है, मतलब उसको जो भी चीज़ हमें गिवन है ना, तो उसे हमें एक मोल ही रखना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हीट ऑफ कंबशन। जब कंबशन आए तो हमें जो भी हमें दे रखा हो उसको हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना, जो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है मोस्टली इन केसेस। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कुछ और भी चीज़ें रिलीज़ होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है उसके अंदर हमें हाइड्रो वाटर मिलेगा, तो उसके अंदर हमें कुछ और प्रोडक्ट, ये चीज़ है ना कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्वेश्चन है जो हम जो टॉपिक है लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में, उसी के अंदर हम ये कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो उस वीडियो में देखना ये क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा था हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। और उसके बाद फ्रीजिंग और फ्यूजन पढ़ा था, दोनों के बीच का डिफरेंस किया था कि कौन एक्सो और कौन एंडो होता है। सब्लिमेशन किया था। एटमाइजेशन के अंदर हमने ये देखा था कि जो चीज़ हमसे पूछी हुई है वो तो अपने ही मोल में है, बट जो चीज़ हम उसको करेंगे, जैसे हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, लेकिन उसका एटमाइजेशन 2Cl हो जाएगा। ये बताएगा कि 2 क्लोरीन के बॉन्ड्स जो हैं उसको मिलकर हमने यहाँ पे क्लोरीन का बनाया। उसके बाद हमने एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन किया कि एक आइसोमर फॉर्म कंपाउंड की दूसरी आइसोमर फॉर्म में चेंज होती है, जो एक हीट रिएक्शन को अंडरगो करती है। फिर हमने पढ़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसके अंदर हमने हाइड्रोजन के साथ उन्हें हर चीज़ों को रिएक्ट किया और उसके अंदर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो जाते थे। उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसके अंदर हमने वाटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद था हीट ऑफ सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमने एनीहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। लेटेस्ट एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हेस लॉ किया था, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट किया है, और जो उसके क्वेश्चन है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसकी अभी हमने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हम जल्द बनाने वाले हैं, जिसमें हेस लॉ का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और जितना भी अभी मैंने टॉपिक बोला उसको सारा इंक्लूड करके लेक्चर 3 और लेक्चर 3 और 4 में ही है सारा कंबाइन। और ये वाली जो क्लास है लेक्चर 5, इसके अंदर हम आगे भी पढ़ने वाला है, जैसे जो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन पीछे पढ़ा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक, ऐसे आगे हीट ऑफ ट्रांजिशन भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट। नाउ हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट चेंज। क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट चेंज? व्हेन एन allotropic of a substance is converted into another allotropic of a substance is called the heat of transition। यानी जब भी क्या होता है, हीट का चेंज होता है। पूरे चैप्टर में थर्मो है ना, थर्मो मीन्स हीट, तो यहाँ पे हीट का चेंज बता रहा है। जब एक एलोट्रॉपिक, अब यहाँ पे एक एलोट्रॉपिक
दूसरे एलोट्रॉपिक में क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन। सपोज इसकी यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू -1.9 किलो जूल पर मोल है। अब माइनस क्या सजेस्ट करता है, माइनस बताता है कि एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एनर्जी तो रिलीज़ हो रही है, एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब डायमंड की एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। सो क्या है, वो बहुत ज़्यादा उससे स्टेबल है, थर्मोडाइनमिकली वो बहुत ज़्यादा डायमंड से स्टेबल है। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि एनर्जी और जो वो होते हैं स्टेबिलिटी, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इफ एनर्जी इंक्रीज then stability decrease, and when energy decrease then stability increase. Okay, now सी डायमंड। अब सी डायमंड मीन्स कार्बन का ही एक टाइप है डायमंड, कार्बन का ही टाइप ग्रेफाइट, अब उसी की फॉर्म है ना ये। अब डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 होती है, ग्रेफाइट की sp2 होती है। अब sp2 क्यों होती है, sp2 के पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा छोटी बोन लेंथ है ग्रेफाइट के अंदर। ऑल राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या आता है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका किसी भी एक सब्सटेंस में से निकल रहा है। जो सब्सटेंस को आपको ग्राम में लेना है, एनर्जी को आपको कैलोरीज में लेना है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यूज आर कंपेयर्ड फॉर डेफिनेट मास। कैलोरीफिक वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक डेफिनेट मास के साथ हम कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कह दिया से इट एज अ ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, कैलोरीफिक वैल्यू आर कंपेयर्ड फॉर अ डेफिनेट मास से 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू जब भी आप काउंट करो तो वो ग्राम में होनी चाहिए, नॉट इन पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। एनर्जी आपकी कैलोरी में होनी चाहिए और सब्सटेंसेस आपके ग्राम में होने चाहिए। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मार्क इट नाउ। हीट ऑफ कंबशन, अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड C2H6 आर -800 किलो जूल पर मोल एंड -1200 किलो जूल पर मोल। विच इज़ बेटर फ्यूल, यानी इन दोनों में से कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है। अब हमें क्या पता कि दोनों में से कौन सा फ्यूल अच्छा है। नाउ सी, सबसे पहले आपको क्या करना है, मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, गिवन कितनी एनर्जी 800, अब मीथेन का मास कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 50। मतलब अगर आपके पास एनर्जी जो है इनकी कितनी है, एनर्जी 800 है, ठीक है। आपको क्या करना है, किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब इसको अगर आप लोगे तो ऊपर जो 800 है वो तो एक तरह से एनर्जी है, क्या एक तरह से एनर्जी, तो आपने किलो जूल ले लिया। नीचे 16 क्या है, 16 ग्राम है, 16 क्या है, ग्राम है। अब कैलोरीफिक वैल्यू किस में आएगी, जूल पर ग्राम में ही तो आएगी। किस में आएगी, जूल पर ग्राम में, क्योंकि किलो जूल पर ग्राम मीन्स आपको कैलोरीज देखनी है उसको किस में, ग्राम्स के अंदर, एनर्जी कैलोरीज, और जो वैल्यू जो आप सब्सटेंस लोगे वो ग्राम में होना चाहिए। तो 800/16 50 आ गया। ऐसे ही C2H6 की निकालोगे तो कितनी एनर्जी दे रखी है, उसका कितना उसका मास है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40। अब इधर से बेस्ट किसका आ रहा है, सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है, CH4 का, यानी मीथेन का। तो CH4 का क्या है, CH4 एक बेटर फ्यूल है किससे, C2H6 से, किससे, C2H6 से। ओके, hence methane has calorific value, has good calorific value। यहाँ पे गुड आना चाहिए था, जो भी आप बेस्ट यूज़ कर लो, ठीक है, गुड
गुड कैलोरीफिक वैल्यू होती है, या कंपेरेटिवली आप ये कह सकते हो C2H6 से ज़्यादा अच्छी वैल्यू होती है उसकी, तभी तो वो क्या होती है, दैट्स वाई इट इज़ better fuel. All right. Now generally compound have more percentage of hydrogen. अब इसका क्या मतलब है, देखो C2H6 और C2H4, C2H6, by mistake I have written it twice, it's C2H6. सो C2H6 जो होता है वो आपका सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एंड C2H4, C2H2, ये यहाँ पे गलती से 6 लिख दिया था दोनों जगह, तो ये दोनों क्या है, अनसेचूरेटेड है। अब ये जो C2H4 है ये क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं स्मोकी फ्लेम्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोकी फ्लेम्स, ठीक है। स्मोकी फ्लेम्स को ये प्रोड्यूस करते हैं और ये पुअर वर्क करते हैं, मतलब ज़्यादा गुड वर्क नहीं होता है इनका। और जो C2H6 है वो गुड वर्क है, सेचूरेटेड है, बहुत अच्छे से बर्न होते हैं, ब्लूइश फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और ये आपके घर पे भी इसे यूज़ करते हैं, जो आपका LPG होता है। अब अगर LPG की बात कर ही रहे हैं तो LPG के अंदर क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है। LPG के खुद के अंदर जो आपके घर में गैस लगा हुआ है उसके अंदर आइसोब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन की खुद की स्मेल नहीं होती, लेकिन किसकी स्मेल होती है, जब हम गैस ऑन करते हैं तो हमें स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी होती है, वो स्मेल होती है इथाइल मरसेप्टन की, इथाइल मरसेप्टन की, ठीक है। इस कंपाउंड की स्मेल होती है, इस कंपाउंड की स्मेल नहीं होती, ठीक है। LPG के केस में होता है ये। नाउ सोशियोमेट्री एंड थर्मोकेमिस्ट्री। सोशियोमेट्री एंड थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और ये भी नहीं कि एक स्टिक है हम किसी टॉपिक पे या हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, नहीं। हर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए एक जर्नल क्वेश्चन है, जैसे आप यूनिटरी मेथड करते हो मैथ्स में, उसी टाइप से आपको सोशियोमेट्रिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें करने को मिलेंगी। मीन्स हर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग ही होंगे। इसकी भी हम वीडियोस जो है जल्दी ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स की। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ग्लूकोज कंबशन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है ग्लूकोज C6H12O6। अब आपको उसको कंबस्ट करना है। कंबस्ट कैसे करोगे, जब आप उसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे। अब ग्लूकोज में जब भी आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे, अब ग्लूकोज को आपको 1 मोल लेना है। जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब जो ऑक्सीजन है ना उसके 6 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स है, वाइस वर्सा इनके भी 6 और इनके भी 6 है। अब इसका मास है 180, इसका मास है 6 × 32, ठीक है। अब इनकी मान लो कोई एनर्जी ये है, हमें सपोज ये एनर्जी दे रखी है, एज्यूम कर लो ये एनर्जी है, ठीक है। ऐसे होती नहीं है बट एज्यूम कर लो। अब एक एग्जांपल लेने के लिए बता रहे हैं कि अगर मान लो कि 10 मोल के लिए 180 ग्राम है, तो 1 मोल के लिए 10/180 करेंगे, तो 1500 अगर उसके पास एनर्जी है तो हम उसे कैसे करेंगे, 1500/1, ये 1/18 हो जाएगा, तो बस इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने वाला है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये जो लॉजिक लगाया ना, इस लॉजिक से हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 1-2 बारी 2-3 क्वेश्चन तो समझने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन खुद ही करने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कि समझाऊँ और अलग अलग फॉर्मूलेज या कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँ, नहीं। आपको नॉर्मल जो आपने अभी तक पढ़ा, आपको उसी चीज़ को यूज़ करना है। अब क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि ग्रेफाइट को जब भी आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। डायमंड जो है ग्रेफाइट में बदल रहा है। कैलकुलेट डेल्टा H फॉर द बर्निंग ऑफ द डायमंड टू CO2। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी इवॉल्व 500 किलो ऑफ हीट। तो आपको ये दो दे रखी एनर्जी। अब आपको क्या करना है, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें डायमंड दे रखा है। डायमंड को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को भी 2 मिनट के लिए पोज कर दो। क्या, अभी इस लॉजिकली देखो इधर,
जो ग्रेफाइट, जो डायमंड है, डायमंड से वो ग्रेफाइट में बदल रहा है एंड वो ग्रेफाइट आगे फर्दर CO2 में बदल रहा है। उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, CO2 पूछ रहे हैं, उसकी कितनी डेल्टा H होगा, उसका कितना होगा। पहले डायमंड ग्रेफाइट से इतने पे बदल रहा है -2.1 किलो जूल पर मोल, फिर ग्रेफाइट से फिर CO2 पे जा रहा है तो -393.7 किलो जूल पर मोल। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को एक देखा जाए एक तरह से ऐड करोगे, क्योंकि वो पहले इधर से इधर जा रहा है और वो फिर इधर से इधर जा रहा है। तो आपसे एक तरह से इनकी क्या पूछी गई है, हीट पूछी गई है, कितना हीट होता है। तो लॉजिकली आपने ये वाला आंसर लिया है, तो इसका आंसर आ गया 395.8। नाउ अब यहाँ पर देखो क्या करना है, जो ग्रेफाइट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको CO2 मिल रहा है, डायमंड ग्रेफाइट में बदल रहा है। अब आपको किस चीज़ के निकालना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब चलो ना, आपने यहाँ पर लेक्चर 3 नहीं देखा हुआ, जिस लेक्चर 3 के अंदर हमने ये वाला जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये +1, ये +1 कैसे आया, सो ये सब चीज़ें हमने लेक्चर 3 में कवर अप किए हुए, बट वो उसका एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखो क्या करना है, आपने ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड को किया तो ग्रेफाइट। नाउ देखो ये सी डायमंड, मतलब ये इसी की बात कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं आपको उसको लेना है। अब आपको उसको बर्न करना है, क्या करना है, बर्न करना है। यानी आपको डायमंड को जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे आपको यही मिलेगा, CO2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 को जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो CO2 को फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब उसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, C+O2। अब C कौन सा लेना है, C आपको डायमंड वाला ले लेना है, ठीक है। आपने डायमंड वाला ले लिया। नाउ अब क्या करोगे, डायमंड वाला ले लिया। अब देखो इधर यहाँ पर एक डायमंड है। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी सेम चीज़ होती है यहाँ पे तो आप +1 करोगे, मतलब जो भी आपको बैलेंस करना, फर्स्टली बैलेंस तो ये है ही, तो यहाँ पर 1 है इसका जो कोफिशिएंट है, आपको सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी यहाँ पे भी 1 लेना है। अब इधर देखो यहाँ O2 है। अब इधर देखो इन दोनों ऊपर वाली रिएक्शन में देखो तो O2 ये रहा, इस O2 को आपको मल्टीप्लाई करना है +1 के साथ, क्योंकि अब ये भी यहाँ पर क्या है, सेम है। ये डायमंड भी सेम है, ये ऑक्सीजन भी अब यहाँ पर सेम हो गया। सो नाउ जब आपने इनको +1 से किया, अब मान लो इधर कोई और चीज़ है और इधर कोई और चीज़ है, तो आपको अपोजिट के लिए नेगेटिव का साइन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम आ रहा है, आपने पॉजिटिव का साइन यूज़ कर दिया। नाउ व्हेन यू बैलेंस इट आउट यू विल गेट योर आंसर ईजिली, बिकॉज वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको एनर्जी इतनी लग रही है, और वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसे एनर्जी इतनी लग रही है, जस्ट यू नीड टू ऐड देम। ऑलराइट, सो ऐसे करके आंसर जो है उसका आ जाएगा। नाउ ये आपका पार्ट 1 था। अब पार्ट टू में क्या करना है, पार्ट 2 में हमें कैलकुलेट करना है ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू इवॉल्व 5000 किलो जूल ऑफ हीट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है किसकी, ग्रेफाइट की, दैट मस्ट बी बर्न टू इवॉल्व इतने जूल, किलो जूल ऑफ एनर्जी। नाउ सी, अगर 1 मोल पे आपको इतनी एनर्जी जो है मिल रही है, इतनी, ठीक है। 5000 किलो जूल पे आपको कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, 5000/393। अब आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। किससे करना है मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब यहाँ पे 12 से क्यों किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन था कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि अगर 10 मोल में इतना है तो 1 मोल में आपको इतना ले लेना है, फिर एनर्जी को डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे भी तो यही किया, अगर 1 मोल में इतना है तो इतनी एनर्जी में कितना होगा, तो 5000/393। अब आपके यहाँ 0.7 है तो कोई बात नहीं, आप राउंड ऑफ कर लेना, वो छोड़ दो उसको। इंटू में 12, अब 12 ले लो, ग्रेफाइट का निकाल रहे हैं, 12 ले लो, तो बस आपको इंटू में क्या कर देना, 12 कर देना, ये आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी जो ग्रेफाइट की आपसे पूछी हुई है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आया तो बाकी सारे क्वेश्चन एक एक करके समझ लो, दोबारा से ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना।
अगर और भी कोई डाउट होंगे तो इसी टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। वैसे हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस हमने यहाँ पे यूज़ नहीं है, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। बस इसमें ये है कि आपको इतना हिस्सा नहीं पता, बट जब तक ये वीडियो अपलोड होएगी चैनल पे तब तक जो हमारा एंथैल्पी वाला जो टॉपिक है लेक्चर 3 का वो भी अपलोड हो ही चुका होगा, तो आप उसे देख लेना, तो तब तक तो समझ आ ही जाएगा ये हमने कैसे किया। ऑलराइट, बाकी तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, ऐड करना है इस केस में एनर्जी को, और सेकेंड टाइम जो सेकेंड वाला है आपका पार्ट उसके अंदर आपने यहाँ पे ग्रेफाइट का निकालना, क्वांटिटी ऑफ ग्रेफाइट निकालना। लॉजिक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वही सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर एक मोल पे इतनी, आपको यहाँ पे निकालना भी तो ग्रेफाइट करना है, तो आपको ग्रेफाइट की एनर्जी लेनी पड़ेगी। किसकी एनर्जी लेनी पड़ेगी? ग्रेफाइट की एनर्जी लेनी पड़ेगी। और आपको दे रखा है एनर्जी, बस उससे आपने मोल्स निकाला, मोल्स को ग्राम से मल्टीप्लाई किया, आपको डायरेक्ट क्वांटिटीज़ जो हैं मिल गई। ऑलराइट, नाउ coming to the next question says, if a man takes a diet which gives him energy equal to 9500 kilojoule per day and he spends energy in all four to a total of 1200 kilojoule per day, what is the change in the internal energy per day if the energy lost was stored in sucrose? Sucrose is just a फॉर्म की जिसमें आपका फूड जो है टाइप ऑफ स्टोर होता है, ठीक है। लॉस हो जाए या जो भी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे सुक्रोज हो जाते हैं। नाउ 1632 किलोजूल पर 100 ग्राम, हाउ मच डे शुड इट टेक टू लूज 1 किलोजूल, इग्नोर वाटर लॉस। नाउ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना, कैसे निकालोगे? उन्होंने बोला है कि एक मैन है जो डाइट लेता है, जो उसको एनर्जी तो इतनी देता है, जब वो उस एनर्जी को एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है, तो वो इतने जूल, मतलब वो एक दिन में खर्च कर देता है इतने जूल तो उसको क्या मिली है? हमें एक डाइट लेता है जो उसको इतने जूल एनर्जी देती है, इतने जूल वो खर्च कर देता है, ठीक है। उसके बाद what is the change in the internal energy per day, what is the energy loss was stored in the sucrose। अब देखो इधर क्या किया उसने, एनर्जी उसके पास थी कितनी, इतनी टोटल जो उसको डाइट से मिलती थी, इतनी उसने लॉस कर दी। सो यहाँ पर आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे 9500 माइनस 12000 को जब माइनस करोगे तो आपको 2500 यानी 2500 किलो जूल एनर्जी जो है उसको, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी है जो उसके पास है आगे। अब अगर 100 ग्राम पे इफ़ द एनर्जी वॉज लॉस्ट एज सुक्रोज, अब उसकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट होगी, कैसे लॉस्ट होगी? सुक्रोज की फॉर्म में। तो 100 ग्राम पे अगर उसकी 1632 किलो जूल एनर्जी जाती है तो 1 ग्राम पे 1632 बाय 100 एनर्जी होगी। अब आपको उसको 1 kg में करना है, बिकॉज आपको निकालना किस में है, 1 kg में निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको सब चीज़ें किलो जूल में दे रखी है, इसलिए आपको किलो जूल kg में इसे कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा, 1632 किलो जूल आ जाएगा। अब ये तो है आपकी एनर्जी लॉस्ट व स्टोर्ड एज सुक्रोज, ये तो एनर्जी है जो उसके पास स्टोर्ड है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये भी तो क्या है, ये एनर्जी उसकी स्टोर्ड है, एनर्जी वॉज लॉस्ट एज सुक्रोज। अब उसकी कुछ एनर्जी जो है, देखो क्या है क्वेश्चन, इतनी एनर्जी है, इतनी उसको टोटल एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी वो खर्च कर देता है, इतनी एनर्जी जो है उसकी उसमें से निकल जाती है किसमें, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है, सुक्रोज के उसमें स्टोर्ड होती है जब वो लॉस होती है तो। और अब क्या होगा यहाँ पे कि ये भी जो एनर्जी है वो भी क्या है, उसकी लॉस्ट वाली एनर्जी है, ये भी क्या है उसकी जिसकी इंटरनल एनर्जी है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे माइनस ही किया ना, ये 2500 कैसे आया, दिस माइनस दिस किया तो रेस्ट एनर्जी इतनी होगी, तो ये किलो जूल पे है और 1 किलो जूल पर डे पे है। आपको कैसे निकालना है, आपको यही इतना भी लॉजिक लगा सकते हो, अगर ये किलो जूल पर डे है और ये किस में है, किलो जूल पे है, तो कैसे मैं डे में कैसे लेके आ सकती हूँ, तो किलो जूल बाई किलो जूल पर डे, किलो जूल से किलो जूल कट जाएगा, डे ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे मुझे नंबर ऑफ डेज आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। इस लॉजिक से भी आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस 3b गिव्स c प्लस 2d, 2x गिव्स y प्लस z, डेल्टा h इज इक्वल्स टू -800, डेल्टा h इज इक्वल्स टू +350. अब एक किलो जूल पर मोल में दे रखा है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी विच हैज़ टू बी यूटिलाइज पर मोल ऑफ एक्स टू कीप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है इसका मतलब हीट रिलीज मस्ट बी इक्वल टू द हीट रिक्वायर्ड. जितनी हीट आप रिलीज कर रहे हो उतनी हीट आपको रिक्वायर्ड हो रही है. बस आपको इस बात का मतलब समझ आना चाहिए. अगर आपको इस बात का मतलब समझ आ गया तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. कैसे कि ये क्या क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसके बी के निकालने हैं, विच हैज़ टू बी यूटिलाइज पर मोल ऑफ एक्स, जो इसको यूटिलाइज करनी है, यानी इसके मोल्स निकालने अकॉर्डिंग टू दिस टू कीप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए तो कितनी एनर्जी आपको रिलीज हो रही है वो इक्वल होनी चाहिए उतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो रही है. यहाँ पे आपकी 800 एनर्जी जो है रिलीज हो रही है. यहीं पे आप अगर 800 एनर्जी को रिक्वायर्ड करोगे तो आपका वो चीज़ क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, सेम आ जाएगी. ये वही चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, अब क्या करोगे, फॉर 1 kg ऑफ हीट एनर्जी, अब क्या लोगे यहाँ पे, फॉर 1 kg ऑफ हीट एनर्जी आप यहाँ पर एक हीट एनर्जी को इक्वल लेके चलो. ठीक है, 1 किलो जूल के लिए अगर आपने हीट एनर्जी को लेके चले तो कैसे लेके चलोगे, अगर 3b 800 यूज़ करता है, ठीक है, और 2x जो है अगर वो 3b 800 कर जाए तो 1 किलो जूल कितना करेगा, इतनी एनर्जी करेगा. ऐसे ही 2x जो है अगर वो 350 कर रहा है तो 1 किलो जूल के लिए वो क्या करेगा, 2x/350 करेगा. नाउ अब ये दोनों चीज़ें आ गई. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है. यानी यहाँ से क्या हो जाएंगे, दोनों के मोल्स जो हैं आपस में इक्वेट हो जाएंगे. रेशियो आ जाएगा, रेशियो जब आ जाएगा सो यू विल गेट योर आंसर ईजिली. ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है. एक और मेथड देखो इसका क्या है, जो एक्चुअल मेथड है इसका. देखो 350 किलो जूल के लिए एनर्जी जो कंज्यूम्ड वो कर रहा है बंदा वो 2x कर रहा है. जो x के लिए वो 2 है. देखो इधर 350 के लिए x के लिए वो क्या है, 2 है. अगर हम एक के लिए बात करते हैं तो वो 2/350 हो जाएगा. अगर 350 के लिए 2 है तो एक के लिए बात करेंगे तो 2/350 हो जाएगा. ऐसे ही मैं अगर 800 के लिए बात करूँ, यहाँ पे मैंने अब 800 को क्या रखा, दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रख दिया. तो उसके लिए क्या आएगा, 2/350 इंटू 800 कर दिया तो आपके पास मोल ऑफ एक्स आ जाएंगे. इससे मोल ऑफ एक्स कितने आएंगे, 32/7. 32/7. तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात ये एक्स की ही कर रहे हैं. अब 32/7 मोल एक्स इज रिक्वायर्ड टू 3 मोल ऑफ बी. अब यही जो मोल्स है वो किसके लिए भी रिक्वायर्ड है, बी के लिए. तो एक मोल क्या होगा, 3/32/7 होगा. अब देखो मैंने यहाँ पर, मैं फिर से बता रही हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आईआईटी में पूछा गया है और आने वाले टाइम पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको मोल ऑफ बी निकालना है मोल ऑफ ए के रिस्पेक्ट में. तो हमने जो पहला जो इसका मेथड किया, यहाँ पे हमने 1 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी को कांस्टेंट रखा कि अगर हमारे पास 3b है तो उसके लिए आपके पास 800 किलो जूल पर मोल है तो 1 किलो जूल पर मोल के लिए 3b/800 होगा. और ऐसे ही 1 किलो जूल पर मोल के लिए 2x/350 होगा. दोनों को आप इक्वेट करो, 3b/800 इज इक्वल्स टू 2x/350. आप सॉल्व करोगे रेशियो आ जाएंगे, सॉल्व करोगे रेशियो आ जाएंगे. ठीक है, नाउ अब इधर देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने वही किया है. इस वाले क्वेश्चन में अब हमने 800 को कांस्टेंट रखा है. क्यों, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने अभी बोली थी बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि सेम हीट की अगर आप यहाँ से 800 जो है एनर्जी रिलीज़ करो तो यहीं पे 800 एनर्जी जो है आप रिक्वायर्ड भी कर दो. ओके, सो अगर 350 किलो जूल के लिए आपके पास जो x है वो 2 लग रहे हैं, 350 के लिए यहाँ पे देखो ध्यान से, 350 के लिए 2x लग रहे हैं. तो 1 के लिए कितने लगेंगे, 2/350. अगर आप यहाँ पे 800 को कांस्टेंट रख रहे हो तो उसको छोड़ दो. सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले के हिसाब से चलो, 350 के लिए 2x है तो 1 किलो जूल के लिए 2/350 है.
ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, 800 की, तो 800 को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना, इसे थोड़ी ना, ऊपर वाली तो वैसे ही 800 में है, नीचे वाली को हम क्या करेंगे, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये जो आएगा 32/7, ये आएगा आपका मोल ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स की हमने रिस्पेक्ट में चले हैं। अब उसके बाद देखो 32/7 मोल ऑफ एक्स जो रिक्वायर्ड, अब मैंने यहाँ पे वो क्या बोला था, इक्विवेलेंट होगा। ये दो चीज़ों को बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि हीट रिलीज मस्ट बी इक्वल टू द हीट रिक्वायर्ड। अब हमने यहाँ पे 800 को अगर कांस्टेंट रखा है, इट मीन्स यहाँ से अगर रिलीज हो रही है, यहाँ से रिक्वायर्ड हो रही है, ये हिस्सा हमारा रिक्वायर्ड का हमने निकाला है। 32/7 मोल ऑफ एक्स है, मीन्स 800 अगर एनर्जी रिक्वायर्ड करेंगे तो इतने मोल ऑफ एक्स बनेंगे। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा 3 मोल ऑफ बी के ही, 3 मोल ऑफ बी के ही। ये तो क्वेश्चन में हमें कह रखा था ना, इसलिए हमने 2x और 3b के साथ चल रहे हैं। ऑलराइट, अब 32/7 मोल ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल ऑफ b। तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, 3/32/7। तो जो 7 है ऊपर चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21/32 मोल ऑफ b जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों का रेशियो भी जो है आपको मिल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोनों को तो इनका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो भी जो है आपको उसमें मिल जाएगा। नाउ 1:3 में आया, जिस भी टाइप में आया ना आपको रेशियो मिल जाएगा, फिर आपको उसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अगर रेशियो आ जाए इस क्वेश्चन में, आप रेशियो आ जाए तो आप कैसे पहचान सकते हो, उसी टाइप पे, उसी कॉन्सेप्ट पे हम एक उसी फॉर्म का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि देखो, इथेनॉल अंडरगोज डिकम्पोजिशन, जाता है 2 सेट्स में जाता है, एक ये रहा इथेनॉल, एक इसमें जाता है, एक इसमें जाता है, इसकी एरी एनर्जी। अब प्रोडक्ट का जो मोल का जो रेशियो है, आपको इसका और इसका जो रेशियो है वो 8:1 गिवन है। अगर आपने छोटी क्लासेस में प्रपोर्शन जो रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर है वो पढ़ा होगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, सो यू नीड टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस पर मोल ऑफ इथेनॉल डिकम्पोजिशन। अब इथेनॉल डिकम्पोजिशन की आपको कैसे करनी है, अब इसकी आपको क्या करनी है, टोटल जो है कैलकुलेट करनी है। अब मुझे नहीं पता, कुछ x% यहाँ पे गया होगा इसकी हीट, कुछ y% इसने कंज्यूम की होगी इसकी हीट, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकती क्योंकि इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो क्या है, यहाँ से देखो, इसका अगर 8% है तो मीन्स 8/9, 8 और 1 का टोटल सम क्या होता है, 9 होता है। मीन्स टोटल रेशियो आएंगे ये किस में से, 9 में से आएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, आएंगे तो 9 में से, लेकिन ये किस में दे रखा है, 8 में, तो 8/9 इसकी एनर्जी का हो जाएगा और रेस्ट क्या हो जाएगा, ये कितने हैं, 1। टोटल कितना था, 9, तो 1/9 इतनी एनर्जी का दोनों का सम कर दोगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। यानी ये अगर 8/9 माइनस 45.5 पे है और ये 1/9 माइनस 68.91 पे है, तो दोनों को ऐड करोगे तभी तो जाके इसकी मिलेगी, क्योंकि ये आगे स्प्लिट हुआ है इसमें और इसमें। एक रिएक्शन ये हो रही है, एक रिएक्शन ये हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और दोनों ही रिएक्शन को जब आप सम करोगे तो आपको इथेनॉल की हीट मिल जाएगी जो प्रोड्यूस होएगी पर मोल। ठीक है, बस आपको इसको क्या करना है ना, आगे फर्दर कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, सो यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ। अब ये बात समझ में आई कि आपने यहाँ पे कैसे किया, ऐसे ही यहाँ से ये भी खुद करके देखना कि अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को भी जब आप रेशियो लोगे 3b/800 इज इक्वल्स टू 2x/350, तब जो रेशियो आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो कि ये कैसे आंसर निकलेगा। आंसर यही आएगा, बस फ़र्क क्या है, ये आपको मोल ऑफ एक्स दे दिए, ये मोल ऑफ बी दे दिए, बस इसका रेशियो जो है वो यही इसी के इक्वल होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री जो हमने लेक्चर 5 में पढ़ा। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे प्रैक्टिस सो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आएंगे। सो इसके भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसकी भी अभी हम वीडियो जो है रिकॉर्ड करेंगे, सो वो भी ज़रूर जाके देखना चैनल पे। ठीक है, लेक्चर 3 के नाम से वो रिकॉर्डिंग आएगी और ये लेक्चर 5 के नाम से अपलोड होएगी। सो
So please do like and subscribe to my channel. So stay tuned and bye bye.